दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सेल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर आज दोस्तों लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था सॉइल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल, मृदा का बनना क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इसके परिभाषा हम जान चुके हैं। कितने स्टेप में होता है, ये भी हम जान चुके थे। तो जियोलॉजिकल साइकिल मतलब भूवैज्ञानिक चक्र हमारा 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में होता है। जियोलॉजिकल साइकिल सबसे पहला जो हमारा था डिसइंटीग्रेशन या फिर इरोजन या फिर अपक्षय कहें, तो जो हमारा भूवैज्ञानिक चक्र का पहला था डिसइंटीग्रेशन। फिर दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजन मतलब परिवहन तथा निक्षेपण। और तीसरा था हमारा अपहीवल मतलब अव्य उत्थान। तो 3 स्टेप हमारे जियोलॉजिकल साइकिल के होते हैं। फिर हमने पढ़ा था फिर डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन या फिर इरोजन या फिर अपक्षय हमारे 2 प्रकार से होते थे। हमने ये पढ़ा था फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिसइंटीग्रेशन। फिर हमने फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की परिभाषा जाना था। फिर उसके कारक मतलब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है उसके बारे में जाने थे। तो हमने उसके 5 कारण जाने थे। पहला कारण था पेड़ पौधों की जड़ों के कारण विघटन कैसा होता है, इसके बारे में जाने थे। फिर तापक्रम में बदलाव के कारण, इसके बारे में जाने थे। फिर अपघर्षण क्रिया कैसे होता है, इसके द्वारा कैसे चट्टानों का विघटन होता है, इसके बारे में जाने थे। चौथा था चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश के द्वारा कैसे चट्टानों का विघटन होता है, इसके बारे में जाने थे। फिर भूकंप व भूस्खलन के कारण कैसे चट्टानों का विघटन होता है, इसके कारण गए थे। मतलब हमने फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की परिभाषा तथा उसके कारण कैसे होता है, इसके बारे में जान चुके थे। आज हम दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में केमिकल डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। और आखिरी हमारा अपहीवल कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर आपको समझ में आ गया कि आज इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। इस लेक्चर में केमिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन और अपहीवल के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल डिसइंटीग्रेशन क्या हो। तो अब हम जानते हैं केमिकल डिसइंटीग्रेशन। हमने फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के बारे में जान चुके हैं, अब हम केमिकल डिसइंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं इस प्रकार के विघटन मतलब डिसइंटीग्रेशन कौन वाला, केमिकल डिसइंटीग्रेशन। इस प्रकार के विघटन में चट्टान के साइज एंड शेप, इस प्रकार के विघटन में चट्टान के साइज एंड शेप में परिवर्तन के साथ साथ मतलब इस प्रकार के विघटन में साइज भी चेंज होगा, शेप भी चेंज होगा, मगर उसके साथ साथ हमारा परिवर्तन के साथ साथ केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक गुण भी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि रासायनिक गुण यानी केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, जो हमारा वायुमंडल में उपस्थित है ऑक्सीजन मतलब O2 व कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 अम्लों की वाष्प। पहले क्या है दोस्तों, जो वायुमंडल में उपस्थित है हमारा क्या क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लों की वाष्प एवं जल वाष्प आदि
क्या क्या दोस्तों? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लों की वाष्प एवं जल वाष्प आदि चट्टानों पर मौजूद, जो हमारे चट्टान पे मौजूद रहेंगे, खनिजों में रासायनिक क्रिया करते हैं। कौन कौन से? जो हमारी चट्टान है, इस चट्टान पर, चट्टान की सतह पर जो मौजूद है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लों की जल वाष्प क्रिया करती है, जिससे चट्टानों का विघटन हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा केमिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब रासायनिक विघटन क्या होता है। इसको सीधा सीधा समझते हैं। रासायनिक विघटन में हमारा चट्टान के शेप एंड साइज के साथ, शेप एंड साइज तो परिवर्तन होगा ही, उसके साथ साथ उसके केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि वायुमंडल में जो उपस्थित है, हमारा ऑक्सीजन उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है और अम्लों की वाष्प उपस्थित है और जल वाष्प उपस्थित है। ये चट्टानों पर मौजूद, मतलब जो चट्टान में मौजूद खनिज रहते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और जिससे चट्टानों का विघटन हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक विघटन मतलब केमिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। हम रासायनिक विघटन मतलब केमिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम दोस्तों रासायनिक विघटन के कारण के बारे में जानेंगे कि हमारा रासायनिक विघटन कैसे होता है, इसके कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कारण है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण द्वारा हमारा चट्टान कैसे टूटता है इसको देखेंगे। जिन चट्टानों में खनिजों के रूप में लौह उपस्थित रहता है, वह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, जिससे चट्टानों का विघटन होता है। मतलब दोस्तों जिन चट्टानों में खनिजों के रूप में क्या लौह उपस्थित होता है, खनिज जो हमारा कोई चट्टान रहता है, उस चट्टान में जो खनिज रहता है वो लौह उपस्थित रहता है, तो वह ऑक्सीजन मतलब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। मतलब जो भी चट्टान रहता उस चट्टान पे हमारा लौह उपस्थित हो मतलब लोहा उपस्थित हो, तो वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके हमारा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और जब ऑक्साइड बनाएगा तो हमारा चट्टानों का विघटन होता है। तो इसको हम समीकरण के द्वारा लिखें तो 4Fe + 3O2 बराबर 2Fe2O3, मतलब ऑक्साइड हमारा बन गया और हमारा चट्टान का टूट जाएगा। ये हमारा पहला कारण था। रासायनिक विघटन का सबसे पहला कारण क्या था? रासायनिक विघटन का सबसे पहला कारण था ऑक्सीकरण। फिर अब हम दोस्तों देखेंगे दूसरा कारण हमारा है कार्बोनेशन। दूसरा कारण हमारा रासायनिक विघटन का क्या है? कार्बोनेशन। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस, वायुमंडल में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, वह कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के ऑक्साइडों से क्रिया करके, जो हमारा चट्टान में उपस्थित रहेगा क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के ऑक्साइडों से क्रिया करके कार्बोनेट बनाती है। मतलब जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है और चट्टान में क्या उपस्थित है? चट्टान में हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोनेट बनाता है। और यह पानी से क्रिया करके जब हमारा कार्बोनेट बन गया तो यह पानी से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। पहले दोस्तों इसको समझते हैं। हमारा वायुमंडल है, इसमें हम समझ रहे हैं कि रासायनिक विघटन होता कैसे है। रासायनिक विघटन का सबसे दूसरा कारण कार्बोनेशन है। ये कैसे क्रिया होती है इसको समझते हैं। तो ये हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है और हमारा चट्टान में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम आदि के ऑक्साइड से क्रिया करेगी
तो वह हमारी कार्बोनेट बनाती है और यही कार्बोनेट जब जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है तो इस प्रकार हमारा चट्टान का विघटन हो जाएगा। इसको हम फार्मूला से लिखें तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O ये बन जाएगा CaSCO3 का होल ट्वाइस। तो ये था हमारा दोस्तों कार्बोनेशन। हमने दोस्तों रासायनिक विघटन के दो कारण जाना। कौन कौन से? सबसे पहले ऑक्सीकरण के द्वारा कैसे हमारा चट्टान का विघटन होता है, फिर दूसरा कारण कार्बोनेशन के कारण हमारा चट्टान का विघटन कैसे होता है, इसके बारे में जाना। अब हम दोस्तों एक और कारण जानेंगे, तो हम कुल मिला के 3 कारण जानेंगे रासायनिक विघटन के कारण। हम रासायनिक विघटन के 2 कारण जान चुके थे, अब हम तीसरा कारण जानेंगे। तीसरा कारण है हमारा जल योजन, मतलब हाइड्रेशन के द्वारा हमारा चट्टानों का विघटन कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यह क्रिया चूना पत्थर, मतलब जो चट्टान हमारे चूना पत्थर होंगे वाली चट्टानों में अधिक होती है। मतलब ऐसी चट्टान जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मतलब हमारा चूना पत्थर पाया जाता है उसमें यह क्रिया अधिक होती है। इसमें चट्टानों के खनिजों में उपस्थित संरचनात्मक जल चट्टानों से मिलकर विघटन कर देता है। मतलब जो हमारी चट्टान रहेगी उस चट्टान में हमारी कैल्शियम कार्बोनेट वाली उपस्थित होगी, तो उसमें उपस्थित इसमें चट्टानों में खनिजों में उपस्थित संरचनात्मक जल, जो संरचनात्मक जल होगा चट्टानों से मिलकर विघटन कर देता है। किससे दोस्तों? संरचनात्मक जल से, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है चूना पत्थर उससे क्रिया करके हमारा विघटन कर देता है। इसमें हाइड्रोलाइसिस क्रिया सिलिकेट खनिजों का विघटन करती है। जो हाइड्रोलाइसिस होता है मतलब जलयोजन होगा, सिलिकेट खनिजों का विघटन करती है। सिलिकेट खनिजों का विघटन करती है, जैसे पोटेशियम फ्लोस्फार क्रिया करके क्रेओलिनाइट मृदा का निर्माण करता है। ये हमारा एग्जाम्पल है। क्या है? 2KAI SiO3O8 प्लस 3H2O मतलब जल प्लस Al2O Si2O5 प्लस 4Si2 प्लस 2KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्रेओलिनाइट मृदा का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, हम रासायनिक विघटन के 2 कारण जान चुके हैं। ये तीसरा हमारा कारण है। तीसरा कारण है हमारा जल योजन, मतलब जल योजन के द्वारा हमारा चट्टान का विघटन कैसे होगा। तो यह क्रिया चूना पत्थर, मतलब जो हमारा जल योजन होगा चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट वाली चट्टानों में अधिक होती है। यह क्रिया जो हमारा जलयोजन होता है, जलयोजन के द्वारा हमारा चट्टानों का विघटन होता है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर वाली चट्टानों में अधिक होता है। इसमें चट्टानों के खनिजों में, चट्टान में है जो खनिज है, चट्टान के खनिज में उपस्थित संरचनात्मक जल चट्टानों से मिलकर विघटन कर देता है। चट्टानों से मिलकर विघटन कर देता है। फिर क्या होता है? इसमें हाइड्रोलाइसिस क्रिया सिलिकेट खनिजों का विघटन करती है, जैसे हमारा पोटेशियम फ्लोस्फार क्रिया करके क्रेओलिनाइट मृदा का निर्माण करता है। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने रासायनिक विघटन क्या होता है इसके बारे में जाना। फिर हमने रासायनिक विघटन के 3 कारण जाना। पहला था जलयोजन, फिर कार्बोनेशन और फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या होता है उसके बारे में जाना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक विघटन क्या होता है, रासायनिक विघटन के क्या कारण होता है, इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।